जॉइंट परिवार के लिए अकेले रहने वाली बहू की नफरत। सुबह के समय कविता अलमारी से संजय की नीली टाई और पॉलिश किए हुए जूते निकाल कर देते हुए। आप चले जाओगे ना, फिर मैं इस बड़े से सूने घर में अकेली रह जाऊंगी। आप तो हमेशा आते हो और बिजनेस के काम से बाहर चले जाते हो। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कविता, पर क्या करूं, बिजनेस का काम है, जाना तो पड़ता है ना। फिर तुम्हारे साथ चिंटू तो रहता है। चिंटू भी कभी खेलने जाता है तो कभी कोचिंग जाता है और कभी स्कूल। मैं घर में अकेली रहती हूँ। सॉरी डार्लिंग, क्या करूं, मुझे जाना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तभी अचानक बगल वाले मकान के पोर्च से आवाजें आने लगती हैं। लो चालू हो गया पड़ोसियों का हल्ला गुल्ला और उनके घर के काम। जब देखो तब हल्ला करते रहते हो। कविता, उनकी ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली में तो ये सब होता ही रहता है, लेकिन तुम इस बात को नहीं समझोगी। खैर जाने दो। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ। संजय अपना बैग उठाता है और बाहर निकल जाता है। कविता पोर्च में निकलकर उसे बाय करती है। उनका घर ऊपर की मंजिल पर है, जबकि नीचे का पूरा कमरा खाली पड़ा है। बगल वाली बड़ी फैमिली भी ऊपर ही रहती है। उनके घर भी एक बड़ा सा पोर्च है, जहां ऊपर किचन है और नीचे सबके कमरे बने हैं। कविता अपनी बालकनी से बगल वाली बालकनी में देखती है, जहां पोर्च में सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे हैं और आशा और उषा दोनों बहुएं रसोई से गर्मा गर्म आलू के पराठे लाकर परोस रही है। अरे भाई जल्दी खाना लाओ, आलू के पराठे देखकर तो मेरी भूख और बढ़ गई है। हाँ, आज तो आलू के पराठे के साथ चटनी बनी है टमाटर की, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। भैया सारा नाश्ता अकेले ही मत खत्म कर देना, उषा मुझे भी एक दो ना। अरे बन रहा है, थोड़ा सब्र करो, दोनों बहुएं ला कर देंगी। भाभी मेरी कॉलेज के लिए भी पैक कर देना, मेरी सहेलियां भी आपके हाथ के पराठों का बेसब्री से इंतजार करती है। ठीक है कीर्ति, कर दूंगी। पूरा परिवार एक साथ हंसते खिलखिलाते हुए नाश्ता खत्म करता है। उसके बाद आकाश और विकास खड़े होते हैं। चलो अब नीचे चलते हैं। विकास तुम अपनी बाइक की चाबी उठा लो, देर हो रही है। ये सब कुछ देखते हुए कविता मनी मन, भले इनके यहाँ हल्ला होता है, लेकिन इनकी फैमिली को देखकर ऐसा लगता है कि इनका परिवार आपस में कितना खुश रहता है। खैर छोड़ो, मुझे तो जॉइंट फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही मैं जॉइंट फैमिली में रह सकती हूँ। कविता मुड़कर अपने हॉल में आ जाती है और सोफे पर बैठती है। दूसरी तरफ पड़ोस के किचन में आशा और उषा दोनों बहुएं किचन के सिंक में बर्तन धोते हुए। आज तो सारे काम जल्दी जल्दी हो गए हैं और नाश्ता भी बन गया है। अब दोपहर के खाने की तैयारी शुरू करनी होगी। हाँ दीदी, जब हम दोनों मिलकर काम बांट लेते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कितना बड़ा काम चुटकियों में हो जाता है। बर्तन धोकर आशा रसोई से ताजी सब्जियां लाकर चटाई पर बैठी दादी सास माया और नंदिता के सामने रख देती है। माया देवी अपने चश्मे को ठीक करते हुए लौकी छीलते हुए। आज तो बहू ने नाश्ता इतना अच्छा बनाया है कि मेरे पेट को बड़ी तृप्ति मिली है। आलू के पराठे एकदम नरम और स्वादिष्ट थे। माँ जी आप रहने दो, मैं काट लेती हूँ। इतनी गर्मी में आप क्यों कष्ट कर रही हो? अरे भाई मैं इसी घर की सदस्य हूँ ना, इतनी बूढ़ी नहीं हूँ जितना तुम लोग समझते हो। छोटे मोटे काम तो कर ही सकती हूँ। दादी माँ कौन कहता है कि आप बूढ़ी हो गई हो? बस आपके थोड़े से बाल कलर करना है, आपको लिपस्टिक लगाना है और चूड़ियां पहनाना है, एक सूट पहनाना है, आप बिल्कुल जवान लगोगी। अरे हट, मुझ बुढ़िया का मजाक उड़ा रही हो? तुम लोगों की शरारत कभी खत्म नहीं होने वाली है। पूरा परिवार जोर जोर से हंसने लगता है। उनके ठहाकों की आवाज कविता के कानों में पड़ती है। कविता पोर्च में आकर गुस्सा होते हुए, आप लोग हर समय इतना हल्ला क्यों करते रहते हो? आपको समझ में आना चाहिए ना कि आपके बगल में कोई रहता है और उसको उस हल्ले से परेशानी हो सकती है। माफ करना बहन जी, जॉइंट फैमिली में है तो एक दूसरे से हंसते खेलते बात करते पता ही नहीं चलता कि हल्ला ज्यादा हो रहा है। कविता अंदर आ जाती है। तब आशा, ये कविता कितनी घमंडी है, खुद तो अकेली रहती है और अगर कोई अपने परिवार के साथ हंस रहा है तो उसकी आवाज तक बर्दाश्त नहीं कर पाती। छोड़ो ना माँ जी, अपना अपना व्यवहार है, हमें उससे क्या। इधर कविता सोफे पर बैठ के किताब खोलती है, पर उसका मन नहीं लगता। वो टीवी चालू करती है, रिमोट से चैनल बदलती है और फिर चिढ़कर टीवी बंद कर देती है। फिर मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया पर लोगों के स्टेटस देखती है और फिर फोन पटकते हुए। ओहो, मैं तो बोर हो गई हूँ। संजय भी चले गए और चिंटू भी स्कूल से नहीं आया। चलो मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। कविता रसोई में जाकर चाय का बर्तन चढ़ाती है। वो रसोई की खिड़की जैसे ही खोलती है, ठीक सामने पड़ोस के मकान की रसोई की खिड़की दिखाई देती है। दोनों खिड़कियां बिल्कुल आमने सामने हैं। वो देखती है कि सामने के किचन में दोनों बहुएं हंस हंस के एक दूसरे से बातें कर रही हैं। हल्ला और बर्तनों की आवाज से परेशान होकर कविता अपने आप से, ये लोग कभी शांति से नहीं रह सकते और न रहने दे सकते हैं।
कविता अपने लिए चाय बनाकर बालकनी में आकर कुर्सी पर बैठकर सामने के पोर्च में देखती है कि सभी लोग साथ में बैठकर चाय पी रहे हैं। तभी चिंटू स्कूल से आकर, मम्मी कहाँ खो गई हो? अब मैं कब से स्कूल की बस से आ गया हूँ, आप मेरी तरफ देख ही नहीं रही हो। कविता चौंक कर चिंटू का बैग उतारने लगती है। बगल के पोर्च में पड़ोस के बच्चे मोनी और रिंकू भी उसी समय स्कूल वैन से उतरकर अंदर आते हैं और, मम्मी हमारी ड्रेस चेंज कर दो, आज हमने स्कूल में बहुत खेला, पीटी के पीरियड में दौड़ भी लगा कर आए हैं, सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। नहीं नहीं हमें और खेलना है, दीदी झूठ बोल रही है, अभी तो हम बाहर मैदान में जाकर अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर और क्रिकेट खेलेंगे। चुपचाप बैठो दोनों, देखो पूरा सफेद शर्ट पसीने और मिट्टी से काला करके लाए हो। उषा जरा इन्हें अंदर ले जाओ और कपड़े बदल दो इनके। अरे बहू तुम दोनों आराम से बैठकर चाय पी लो, तब तक मैं इन दोनों के कपड़े चेंज कर देती हूँ। माँ जी आप इन्हें ले जाइए, वैसे भी ये दोनों शांत रहेंगे तो हम आराम से बैठकर 2 घूंट चाय पी सकेंगे। नंदिता दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर कमरे के अंदर ले जाती है और फिर कपड़े चेंज करवा कर बाहर आती है। तब तक कीर्ति भी कॉलेज से आ चुकी है। कीर्ति बच्चों को देखकर, भाभी मैं इनका होमवर्क पूरा करा देती हूँ, वरना स्कूल का काम पूरा नहीं हुआ तो कल टीचर इन्हें क्लास से बाहर खड़ा कर देंगी। कविता बालकनी में कुर्सी पर बैठी ये सब देख रही थी। तभी चिंटू कविता से, मम्मी मुझसे ये स्कूल की बेल्ट खुद से नहीं खुल रही। ठीक है बेटा चलो बेडरूम में चलते हैं, मैं तुम्हारी ड्रेस चेंज करवा देती हूँ। कविता चिंटू को लेकर बेडरूम में जाती है और उसके कपड़े चेंज करके वो रसोई से खाना लाती है और फिर चिंटू को खिलाती है। फिर चिंटू खेलने चला जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कविता कॉलोनी के पार्क में टहलने निकलती है। तभी आशा और उषा भी वहाँ आती हैं और कविता को देखकर, अरे तुम अकेली, तुम्हारे साथ चिंटू या तुम्हारे पति नजर नहीं आ रहे? तुम हमेशा अकेली ही टहलती हो। हाँ मैं अकेली रहती हूँ और मुझे अकेले रहना पसंद है। कम से कम अकेले रहने पर इतना हल्ला तो नहीं होता है ना कि कान फट जाए। कविता ऐसा कहकर आगे बढ़ जाती है। तब उषा, कितनी घमंडी है ना ये, पता नहीं इसे हमारी जॉइंट फैमिली से इतनी नफरत क्यों है। हाँ यदि नफरत ना होती तो ये अपने परिवार के साथ ही रहती। खैर अपनी अपनी सोच है, हम तो अपनी जॉइंट फैमिली के साथ बहुत खुश है। आशा और उषा मुस्कुराते हुए अपने घर जाती हैं। उधर कविता भी घर पहुंचती है। तब चिंटू भी ऊपर आ जाता है। दोनों बेडरूम में जाते हैं। तब चिंटू अपनी माँ से, मम्मी स्कूल से बहुत सारा होमवर्क मिला है, मैडम ने कहा है कि अगर कल पूरा नहीं हुआ तो डायरी में नोट लिख देंगी, आप प्लीज मेरा होमवर्क करवा दो। तभी अचानक लाइट चली जाती है। तब कविता चिंटू से, ओहो लाइट को भी अभी जाना था क्या? चलो बालकनी में बैठकर तुम्हारा होमवर्क करवा देती हूँ। कविता चिंटू की कॉपी लेकर बालकनी में आकर बैठती है। टेबल पर कॉपी रखती है और सामने चिंटू को बैठाकर होमवर्क करवाना शुरू करती है। फिर वो देखती है कि बगल में कीर्ति भी बच्चों को होमवर्क करवा रही है। रिंकू ये 7 का पहाड़ा 5 बार गलत लिखा है तुमने, सीधे बैठो और इसे दोबारा साफ साफ अक्षरों में लिखो, वरना खेलने नहीं दूंगी। मुझे तो सारा काम अकेले ही करना पड़ता है, चिंटू को पढ़ाना, खाना बनाना, सब कुछ मेरे ही सिर पर है, कोई एक काम में हाथ बटाने वाला भी नहीं है। कविता चिंटू को गणित के सवाल समझाने लगती है। ऐसे ही रात के 9 बज जाते हैं। चिंटू सो जाता है। तभी उसके पति का फोन आता है। हेलो संजय, आपकी बहुत याद आ रही है, पूरा घर खाली पड़ा है, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। हाँ बस बिजी हूँ, ऑफिस की मीटिंग्स सुबह से चल रही हैं। क्या हो रहा है घर पर? क्या होगा यहाँ, वही रोज का सन्नाटा और मैं अकेली। चिंटू सो गया है और मैं आपकी राह देख रही हूँ, कब तक वापस आओगे? मैं तुमको ये बताने के लिए फोन कर रहा था कि 4 दिन की छुट्टियां और बढ़ गई हैं। मतलब मुझे 4 दिन और रुकना पड़ेगा। ये क्या बदतमीजी है संजय, तुम कभी मुझे टाइम नहीं देते, हमेशा बिजनेस बिजनेस और बिजनेस। क्या तुम्हारी इस जिंदगी में मेरी और चिंटू की कोई जगह नहीं है? शांत हो जाओ कविता, चिल्लाने से सच नहीं बदलेगा। ये जिंदगी तुमने चुनी है, मैंने नहीं कहा था कि तुम अकेली रहो। मैंने अलग रहने को कहा था क्योंकि मुझे शांति चाहिए थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे इस तरह अकेले छोड़कर गायब हो जाओ। मैं तो काम से बाहर हूँ, कंपनी का टर्नओवर देखना पड़ता है, क्या कर सकता हूँ। तुम चिंटू का ध्यान रखो, मैं काम खत्म करके जल्दी आऊंगा। संजय फोन काट देता है। कविता गुस्से में फोन को बेड पर फेंक देती है और रोने लगती है। अगले दिन कविता फ्रिज खोलती है और देखती है कि उसमें कोई भी सब्जी नहीं है। ये देखकर कविता अपने आप से, अरे ये क्या, फ्रिज में तो कोई भी सब्जी नहीं बची है। ऐसा करती हूँ कि बाजार जाकर सब्जियां ले आती हूँ, चिंटू भी खेलने गया है, तब तक मैं जल्दी से बाजार से लौट आऊंगी। कविता बाजार का थैला उठाती है और बाजार के लिए निकल पड़ती है। बाजार पहुंचकर वो अलग अलग तरह की सब्जियां खरीदती है
और अपने झोले में डालती है। तभी भारी झोला उठाते हुए कविता सामने के ठेले पर आशा और आकाश को सब्जियां खरीदते हुए देखती है। झोला उठाते हुए आकाश आशा से, चलो अब हम सब साथ में पानी पूरी भी खा लेते हैं। दोनों बगल वाले ठेले से पानी पूरी खाने लगते हैं। ये देखकर कविता मनी मन, अच्छा इनका ये तो बाहर भी है और इनका काम भी हो जाएगा, और एक मैं हूँ, इस बाहरी झोले को भी खुद ही उठाना है और घर जाकर खाना भी खुद बनाना है। चलो जल्दी घर चलती हूँ। कविता झोला उठाकर जल्दी जल्दी घर की तरफ निकल पड़ती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। कविता चिंटू के साथ टीवी देख रही थी कि तभी अचानक पूरे घर की लाइट गुल हो जाती है। अचानक आसमान में काले बादल घिराते हैं और तेज आंधी चलने लगती है। कविता का कमरा घने अंधेरे में डूब जाता है। तभी चिंटू अपनी माँ से, मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, चारों तरफ पूरा अंधेरा है और बाहर बादलों की गरजने की तेज आवाजें आ रही हैं। रुक बेटा, डर मत, मैं हूं ना तेरे पास, घबरा मत। इस अंधेरे में माचिस भी यहाँ रखी है, कुछ सूझ नहीं रहा। कविता अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाती है। कमरे के अंदर उमस और गर्मी तेजी से बढ़ने लगती है। वो चिंटू का हाथ पकड़कर बालकनी की तरफ आती है। वो हाथ में टॉर्च जला के चारों तरफ देखती है। उसका दिल डर से जोर जोर से धड़क रहा है। पूरा घर सुनसान है, नीचे का कमरा भी खाली पड़ा है। इस अंधेरे और आंधी में अगर कुछ हो गया तो मैं कैसे आवाज लगाऊंगी। तभी उसकी नजर पड़ोस के बड़े पोर्च पर पड़ती है। वहाँ चारों तरफ मोमबत्तियां जली हुई हैं। वो देखती है कि सब लोग उनके बड़े से पोर्च में इकट्ठा है। पूरा परिवार, आकाश, विकास, निर्मल, नंदिता, दोनों बहुएं और बच्चे सब मिलकर चटाई पर घेरा बनाकर बैठे हैं। उनके बीच में एक बड़ा सा कटोरा रखा है जिसमें से निकाल निकाल कर सभी मूंगफलियां खाते हुए बातें कर रहे हैं। अरे भाई, लाइट नहीं है तो क्या हुआ, हवा तो अच्छी चल रही है पोर्च में। वैसे आकाश भैया, जरा वो कल वाला किस्सा तो सुनाओ जो आपके ऑफिस में हुआ था। सब लोग हंसने को तैयार बैठे हैं। अरे हाँ, पता है आज ऑफिस में क्या हुआ था। एक अजनबी सा आदमी आया था जिसके सिर पर एक भी बाल नहीं थे और वो बोल रहा था कि मुझे एक प्लॉट खरीदना है। तो तुमने क्या कहा भैया, तुमने उसे जमीन दिखाई? अरे मैंने कहा भाई साहब, आपको प्लॉट की क्या जरूरत है, अपनी तकलीफ पर ही घर बना लीजिए, वो भी एक शानदार प्लॉट है। अच्छा, फिर उसने क्या कहा? अरे मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो, मैं तो प्लॉट की ही बात कर रहा हूँ। उसने मुझसे चिढ़कर यही कहा। पूरा परिवार एक साथ जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन तभी नंदिता देखती है कि कटोरे में मूंगफली खत्म हो गई है। अरे बहू, कटोरी में तो मूंगफली खत्म हो गई है, ऐसा करो थोड़ी मूंगफलियां और ले आओ। आशा मूंगफली लाने के लिए खड़ी होती है तो देखती है कि सामने कविता और चिंटू अकेले खड़े हैं। उन्हें देखकर आशा कविता से, अरे कविता बहन, तुम अकेली खड़ी हो इस आंधी तूफान में, चिंटू भी जागा हुआ है। बस मुझे ना डर लग रहा था, लाइट चली गई थी ना, और ऊपर से कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी और उमस हो रही थी। हमारे यहाँ इमरजेंसी लाइट कहाँ रखी है वो मुझे नहीं पता। अरे क्यों परेशान हो रही हो, हमारे यहाँ आ जाओ ना, यहाँ पोर्च में अच्छी हवा चल रही है और सब लोग साथ भी बैठे हैं। मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो ना चलते हैं अंकल और आंटी के पास, वहाँ मोमबत्ती भी चल रही है, प्लीज चलो ना। ठीक है बेटा चलो, इस अंधेरे घर में वैसे भी मेरा भी जी घबरा रहा है, हम थोड़ी देर के लिए उनके पास ही बैठ जाते हैं। कविता चिंटू का हाथ पकड़कर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है। पड़ोस के घर का गेट खोलकर सीढ़ियों से ऊपर आ जाती है। बड़ा सा पोर्च मोमबत्तियों की रोशनी से जगमगा रहा है। आकाश तुरंत 2 कुर्सियां आगे बढ़ा देता है और निर्मल मुस्कुराकर चिंटू को अपने पास बुलाते हुए, आइए आइए कविता जी, यहाँ बैठिए। इस आंधी तूफान में अकेले रहने में डर लगता है, अच्छा किया जो आप यहाँ आ गईं। अरे चिंटू बेटा, इधर आओ, मेरे पास बैठो। देखो हम सब मिलकर मूंगफली खा रहे हैं, तुम भी खाओ। अब सभी लोग साथ बैठकर मूंगफलियां खाने लगते हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठकर बातें करने लगता है और हंसी मजाक का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता। तभी उषा कविता से, कविता बहन, आप तो बिना वजह ही घबरा रही थी, देखिए जब सब साथ होते हैं ना तो आंधी तूफान का डर भी हंसी मजाक में कहीं गायब सा हो जाता है। इनका कितना अच्छा परिवार है, सब एक दूसरे के साथ ही है, इन्हें तो किसी बात का कोई डर नहीं है क्योंकि कोई भी अकेला नहीं है। बातचीत करते करते रात के 2 बज जाते हैं। तभी बिजली वापस आ जाती है। चिंटू निर्मल की गोद में ही सो जाता है। तब नंदिता कविता से, कविता बेटा, रात काफी हो चुकी है, तुम आज हमारे यहाँ ही सो जाओ, कल सुबह चली जाना। माँ जी सही कह रही है कविता बहन, वैसे भी चिंटू सो चुका है, उसे उठाकर ले जाना ठीक नहीं होगा। ठीक है, आप लोग इतना कह रहे हैं तो मैं यहीं रुक जाती हूँ।
अब कविता उनके घर के एक्स्ट्रा बेडरूम में चिंटू के साथ सो जाती है। अगली सुबह कविता उठकर फ्रेश होकर बाहर पोर्च में आती है तो देखती है कि सभी लोग बैठकर चाय पी रहे थे। आशा कविता को चाय देते हुए, कविता बहन चाय पी लो। कविता आशा के हाथ से चाय पीने लगती है। तभी चाय पीते हुए नंदिता अपने दोनों बेटों से, सुनो आज संडे है, तुम दोनों बेटे टाइम निकालो और मेरी बहू को घुमाने लेके जाओ। ये दिन भर घर में खटती रहती है, तुम दोनों को छुट्टी के दिन तो उनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है माँ, जैसी आपकी आज्ञा। विकास तुम गाड़ी की चेकिंग करवा लो, शाम को हम सब मिलकर बाहर डिनर पर चलेंगे। कविता तुम भी चलो ना हमारे साथ, चिंटू को भी बहुत मजा आएगा और तुम्हारा मन भी लग जाएगा। मुझे नहीं, अब मैं जाती हूँ, संजीव भी नहीं है और मुझे घर के जरूरी काम भी निपटाने हैं। आप लोग होकर आइए। तब तक चिंटू भी बाहर आ जाता है और कविता उसे लेकर घर आ जाती है। घर जाकर कविता अपने पति को फोन करके सारी बातें बताती है और फिर, संजय देखो वो लोग कितने खुश हैं, अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं और मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ। तुम तो टाइम ही नहीं देते। वो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तुम्हें सिंगल फैमिली पसंद है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। रही बात तुम्हें घुमाने की, तो तुम्हें पता है कि मुझे कितना काम होता है। अच्छा मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ। संजय फोन रख देता है। दूसरी तरफ आशा और उषा अपने अपने पतियों के साथ मार्केट जाकर अपने लिए शॉपिंग करती हैं और साथ ही चारों मिलकर आइसक्रीम खाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चिंटू अपनी माँ से जिद करते हुए, मम्मी आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाती, चलो ना आज हम दोनों घूमने चलेंगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो ना मम्मा। हाँ बेटा मुझे कुछ चीजें भी खरीदनी है, ठीक है तैयार हो जाओ, हम भी चलेंगे। चिंटू के कहने पर कविता भी चिंटू के साथ शॉपिंग मॉल जाती है और वहां पर अपने घर के लिए कुछ चीज देखने लगती है। तभी वहां सबके साथ शॉपिंग कर रही नंदिता कविता को देखकर उसके पास आ जाती है और कविता से, अरे कविता बेटा तुम और चिंटू अकेले, तुम्हारे पति नहीं आए साथ में? नहीं माँ जी, वो बाहर काम पे रहते हैं ना बिजनेस के सिलसिले में, इसलिए मैं चिंटू की जिद पर अकेले ही सामान लेने आ गई। तभी निर्मल नंदिता को आवाज देता है, अरे नंदिता जल्दी आओ, कहाँ रुक गई तुम? ठीक है बेटा तुम शॉपिंग कर लो, हमारा पूरा परिवार यहीं पर है, यदि किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। नंदिता वहां से चली जाती है। मॉल में शॉपिंग करते हुए कविता की नजर कई बार नंदिता के परिवार पर पड़ती है जो एक साथ शॉपिंग कर रहा था। उन्हें इस तरह हंसते खेलते शॉपिंग करते देख कविता मन ही मन, इतना बड़ा परिवार है इनका और सभी एक दूसरे के साथ कितना खुश रहते हैं। खैर मुझे बड़ा परिवार पसंद भी नहीं है, जाने तो मैं अकेली ही ठीक हूँ। कविता शॉपिंग करके घर वापस आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कविता बिस्तर से उठती है लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगता है और थर्मामीटर निकालकर अपना बुखार चेक करते हुए अपने आप से, मुझे तो बुखार है इसलिए मुझे चक्कर आ रहे हैं, अब भला मैं घर के काम कैसे करूं? जैसे तैसे कविता किचन में जाकर काम करने लगती है लेकिन उसे चक्कर आने लगते हैं तो वो वापस बिस्तर पर आकर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद चिंटू उठता है और फ्रेश होकर अपनी माँ के पास आकर, मम्मी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा फ्रिज में ब्रेड रखी है, तुम जैम लगाकर खा लो, मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है। मुझे ब्रेड नहीं खाना है, कुछ और दे दो ना। ऐसे ही दोपहर हो जाती है। दोपहर में कविता ऑनलाइन पिज्जा मंगा के देती है। चिंटू पिज्जा खा लेता है और खेलने चला जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। इधर आशा और उषा आपस में बातें करते हुए, उषा आज कविता बहन दिखाई नहीं दे रही, वो ठीक तो है ना? हाँ आशा दीदी ऐसा करते हैं, हमने जो पनीर की सब्जी और पूरी बनाई है ना उसे लेकर कविता बहन के पास चलते हैं, उनसे उनके हालचाल भी पूछ लेंगे और ये भी दे आएंगे। दोनों बहुएं सब्जी और पूरी लेकर कविता के घर पहुंचती हैं और उसे इस तरह बुखार में लेटा देखकर, अरे तुमको तो तेज बुखार है, पूरा घर गंदा पड़ा है और लगता है तुमने खाना भी नहीं बनाया। हाँ मुझे बहुत तेज बुखार है, काम वाली भी गांव चली गई और मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, आप और चिंटू खाना खा लीजिए, हम घर की सफाई कर देते हैं। अरे वाह आंटी, आप पनीर की सब्जी और पूरी लाए हो, मुझे बहुत पसंद है। अब कविता और चिंटू खाना खाते हैं और आशा और उषा दोनों घर की साफ सफाई में लग जाती हैं। सारा काम खत्म करने के बाद दोनों बहुएं अपने घर आकर सभी को सारी बातें बताती हैं। दोनों भाव में बार बार कविता के घर जाकर उसका हालचाल लेती और उसकी तबीयत पूछती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कविता पूरी तरह ठीक हो जाती है। एक दिन पड़ोस की दो औरतें नंदिता के घर आकर, नंदिता बहन मेरी बेटी की शादी है, आप लोग जरूर आना। माला और ममता भी बात कर ही रही थी कि आशा और उषा उनके लिए नाश्ता ले आती हैं।
माला और ममता पूरे परिवार के साथ बैठकर बातें करती हैं और फिर वो कविता के घर पहुंचती हैं। दोनों कविता को भी दावत देती हैं और फिर कविता से, बहन तुम्हारे बगल में तो जॉइंट फैमिली के लोग रहते हैं, तुम यहाँ अकेली रहती हो तो तुम्हें उनको देखकर बुरा लगता होगा ना। नहीं, मुझे इसकी आदत है, मुझे अकेले रहना ही पसंद है, मुझे किसी की रौनक से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, शादी में आना, अब हम चलते हैं, बहुत जगह कार्ड बांटने हैं। औरतें कार्ड देकर चली जाती हैं। ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है और कविता चिंटू के साथ पार्टी में पहुंचती है। चिंटू अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलने लगता है तो वहीं कविता एक टेबल पर बैठकर आइसक्रीम खाने लगती है। तभी वो देखती है कि आशा और उषा अपनी फैमिली के साथ सामने वाली टेबल पर बैठी आइसक्रीम खा रही हैं। ये देखकर कविता मन ही मन, ये लोग एक साथ कितने खुश दिखाई देते हैं और मुझे तो अकेले ही रहना पड़ता है। तभी उषा कविता को देखती है और उसके पास आकर, अरे तुम यहाँ अकेले, आ जाओ ना, हमको ज्वाइन कर लो, आओ हमारे साथ आइसक्रीम खाओ। कविता उषा के साथ उसकी फैमिली के पास चली जाती है और उनके साथ आइसक्रीम खाती है। फिर सभी लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं और रात को घर वापस आ जाते हैं। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन संजय का कॉल आता है। हेलो कविता, आज शाम को मैं वापस आ रहा हूँ तो तुम खाना बनाकर रखना, हम साथ ही खाएंगे। कविता बहुत खुश हो जाती है। वो किचन में जाती है और अलग अलग तरह का खाना बनाती है। शाम को संजय घर वापस आता है और इतना सारा खाना देखकर कविता से कहता है, कविता, इतना सारा खाना मैं अकेले थोड़े ही खा सकता हूँ। यदि हम जॉइंट फैमिली में रहते तो सभी मिलकर इतना खाना खा लेते और तुम्हारी खाना बनाने की मेहनत भी सफल हो जाती। आप जॉइंट फैमिली की बात मत क्या कीजिए, आप खा लीजिए, बचा हुआ खाने में बगल में दे दूंगी। दोनों मिलकर खाना खाते हैं। साथ में चिंटू भी खाने को खूब एंजॉय करके खाता है और फिर टीवी देखने के लिए बेडरूम में चला जाता है। अब दोनों पति पत्नी खाना लेकर बगल वाले घर में जाते हैं। कविता उषा को कहते हुए सुनती है, अरे मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम रसोई में मत जाओ, जब तुम्हें दर्द है तो तुम चुपचाप बैठो, मैं खुद कर लूंगी सारा काम। अरे जेठानी जी, मैं कर लूंगी, आप अकेले कितना करोगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम चलो अपने कमरे में आराम करो। तभी माया देखती है कि कविता और उसका पति दरवाजे पर खाना लेकर खड़े हैं। ये देखकर माया, अरे आओ आओ कविता बहू, आओ बेटा, आओ अंदर आओ। जी दादी, बस मैं ये खाना देने आई थी आपके घर। हाँ बेटा, तुम अपने पति के साथ पहली बार हमारे घर में आई हो, बैठो, कुछ खाकर जाना। कीर्ति जल्दी से उठती है और रसोई में जाकर चाय बनाकर लाती है तो वहीं उषा पोहा बनाकर ले आती है। सभी लोग कविता और संजय के साथ बैठकर चाय और पोहा खाते हैं और आपस में बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद कविता अपने घर वापस लौटकर संजय से कहती है, उन लोगों को एक साथ हंसते बोलते देखकर कितना अच्छा लग रहा था। काश तुम भी जॉइंट फैमिली में रहती तो हमें भी ऐसा ही सुख मिलता। आप तो अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे जॉइंट फैमिली का हल्ला गुल्ला बिल्कुल पसंद नहीं है और इन लोगों से भी मुझे बहुत दिक्कत होती है। उनके घर हल्ला गुल्ला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन पड़ोसी है तो व्यवहार रखना पड़ता है। आप सो जाइए, सुबह जल्दी भी उठना है। कविता सो जाती है और संजय पुरानी यादों में खो जाता है। गांव का घर, कविता के साथ शीला अपनी बहू को आवाज देते हुए, अरे बहू, जल्दी चाय ले आओ, सुबह के 7 बज गए और तुम्हारे ससुर जी कब से अखबार लेकर बैठे हैं। वहीं कविता किचन में चाय बनाकर अपने सास ससुर को देती है और फिर संजय के लिए चाय लेकर अपने कमरे में जाती है और उसे चाय देते हुए, जब देखो तम्मा जी मुझसे चाय मांगती रहती हैं, हर दम काम में ही लगे रहना पड़ता है, मेरी अपनी कोई लाइफ ही नहीं बची है इस घर में। जॉइंट फैमिली में तो ये सब होता ही है, सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, तुम थोड़ा एडजस्ट करो। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन घर पर कुछ मेहमान आते हैं। तब शीला कविता के कमरे में आकर, बहू, बाहर कुछ मेहमान आए हैं, तुम जल्दी से खाना बना लो। शीला ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। तब कविता बड़बड़ाते हुए संजय से, जब देखो तब मेहमान आते हैं, सारा दिन मैं काम करती रहती हूँ, कितनी बार बोलती हूँ कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे शहर लेकर चलो। कितनी बार तुम्हें समझा चुका हूँ, मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। तुम्हें परिवार की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। मुझे नहीं जानना, मैंने तो सोचा था कि तुम जॉब करोगे और मुझे बाहर लेकर रहोगे, मैं इस घर में नहीं रह सकती। कविता और संजय आपस में झगड़ रहे थे और बाहर बैठे मेहमान भी सारी बातें सुन रहे थे। वो बिना खाना खाए ही चले जाते हैं। कविता के सास ससुर को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो मेहमानों के जाने के बाद संजय के कमरे में आकर,
मेहमानों के सामने हमारी इतनी बेइज्जती हुई है, हमको अच्छा नहीं लगा। यदि बहू अकेली चाहती है तो बेटा तुम चले जाओ यहाँ से। नहीं माँ, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं बेटा, तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पत्नी है वो तुम्हारी, उसको खुश रखना भी तुम्हारा काम है। और फिर हम नहीं चाहते कि हमारे घर में कलेश हो। शीला के समझाने पर संजय अपनी पत्नी के साथ शहर आ जाता है और वहां रहने लगता है। अगले दिन कविता सोकर उठती है तो देखती है कि संजय तैयार हो रहा है। ये देखकर कविता संजय से, संजय तुम्हारी जो छुट्टी है ना, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह बैग लेकर? मैं अपने गांव अपने मम्मी पापा से मिलने जा रहा हूं, तुम भी चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे वहां घुटन होती है। आप जाना चाहते हैं तो जाइए। ठीक है। संजय अपना बैग लेकर निकल जाता है और कविता अकेली रह जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और अचानक कविता के एसी में शॉर्ट सर्किट होता है और एसी खराब हो जाता है। थोड़ी ही देर में उमस बढ़ने लगती है। तब चिंटू कविता से, मम्मी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बगल वाले घर में चलते हैं ना, वहाँ बहुत खुली जगह है। चिंटू की जिद पर एक बार फिर कविता पड़ोसियों के घर पहुंचती है। उसे देखकर नंदिता, अरे कविता बेटा, आओ आओ बैठो। हमारा एसी खराब हो गया है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए हम यहाँ आ गए। कोई बात नहीं, आओ बैठो। कविता उन दोनों के बीच में बैठकर बातें करने लगती है, लेकिन तभी अचानक चिंटू की आंखें लाल दिखाई देती हैं। ये देखकर आशा, अरे चिंटू, तुम्हारी आंखें लाल क्यों दिखाई दे रही हैं? कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है? आशा चिंटू को छूकर देखती है तो उसे सचमुच बुखार होता है। कविता चिंटू को छूते हुए, हाँ, चिंटू की तबीयत सुबह से ठीक नहीं लग रही है, लेकिन अभी तो उसे ज्यादा ही बुखार हो गया है। कोई बात नहीं बहू, हमारे यहाँ पर गिलोय रखिए। बहू जरा गिलोय की एक टैबलेट चिंटू को दे दो, उसका बुखार उतर जाएगा। और हाँ, पहले उसे थोड़ी सी खिचड़ी बनाकर खिला दे। आशा चिंटू के लिए खिचड़ी बनाती है, उषा गिलोय लेकर आती है, कीर्ति चिंटू के सर में तेल लगाती है और सभी लोग चिंटू की बहुत चिंता करते हैं। ये देखकर कविता मन ही मन, जॉइंट फैमिली में लोग सबका इतना ख्याल रखते हैं, मैं कितनी गलत थी जो इन्हें हमेशा बोझ समझती रही। शाम तक चिंटू की तबीयत ठीक हो जाती है और कविता चिंटू के साथ घर आ जाती है। अगले दिन संजय घर आता है। तब कविता संजय को सारी बातें बताते हुए, सच में वो लोग हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसे करके कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कविता वॉशरूम में कपड़े धोते हुए गिर जाती है और उसके कमर में चोट लग जाती है। वो दर्द से कराहती हुई फर्श पर पड़ी रहती है। मम्मी क्या हुआ? आप उठ क्यों नहीं रही? पापा जल्दी घर आओ, मम्मी वॉशरूम में गिर गई। क्या? चिंटू तुम घबराओ मत बेटा, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। संजय को शहर से आने में 1 घंटा लग जाता है। तब तक कविता वॉशरूम में ही पड़ी रहती है। संजय घर आकर कविता को जल्दी से सहारा देकर बेड पर लाता है। फिर वो डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर कविता को चेक करके संजय से, देखिए संजय जी, इनकी कमर में चोट लगी है, इनको कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है, ये बेड से बिल्कुल नहीं हिल सकती। डॉक्टर के जाने के बाद संजय एक नर्स को फोन करता है और उसे बुलाकर कविता की टेक केयर के लिए उसे अपॉइंट कर देता है और अपने ऑफिस के काम के लिए शहर से बाहर चला जाता है। नर्स समय समय पर कविता को दवाइयां देती है और बाहर चली जाती है। कविता अकेले उस बड़े से सूने कमरे में दीवारों को देखती है। उसका दिल घबराहट से डूबने लगता है। नर्स जी प्लीज यहाँ अंदर आ जाओ, अकेली हूँ, मुझे घबराहट हो रही है। नर्स कविता की आवाज सुनकर कमरे के अंदर आती है और कविता से, मैं आपके पास बैठ नहीं सकती, मुझे और भी काम है, मैं टाइम टाइम पर आकर आपको दवाई और खाना देती रहूंगी। ऐसा कहकर नर्स बाहर चली जाती है और थोड़ी देर बाद चिंटू आता है। तब कविता चिंटू से, चिंटू बेटा, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ, मैं बोर हो रही हूँ, मेरे पास आकर मुझसे बैठकर बातें कर लो। मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं कब तक बैठे रहूंगा, रिंकू और मोनी बाहर बुला रहे हैं। चिंटू भी चला जाता है और कविता अकेली रह जाती है। नंदिता, आशा और उषा को जैसे कविता के बारे में पता चलता है, वो उसके घर आते हैं, उसका हालचाल पूछते हैं और उसे खाना भी खिलाते हैं। वापस जाते समय नंदिता कविता से, कविता, आज अगर तुम्हारे परिवार में कोई होता तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखता, तुम्हें इस नर्स के भरोसे नहीं छोड़ता। हाँ, इसलिए परिवार जरूरी है। खैर, हम तुमसे मिलने आते रहेंगे, अपना ख्याल रखना, हम चलते हैं। वे लोग वहां से चले जाते हैं और कविता अकेली रह जाती है। ऐसे दिन बीतते हैं और पड़ोस से आशा और उषा कविता की खबर लेने आ जाया करती। ऐसे दिन बीत रहे थे। एक दिन कविता की सहेलियां रीनू और मीनू कविता से मिलने आती हैं। कविता की हालत और घर को इस तरह बिखरा देख दोनों कविता से, अरे कविता, ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? तू अकेली पड़ी है, तेरे परिवार वाले कहाँ हैं?
क्या करूं यार, संजय बिजनेस में व्यस्त है और चिंटू खेलने चला जाता है। कम से कम इस हाल में तो तुझे अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, उनके साथ गांव में ही रहना चाहिए था। मुझे जॉइंट फैमिली पसंद नहीं है, तुम तो जानती हो ना वहाँ कितनी पाबंदियां होती है। जॉइंट फैमिली में बंदिशें तो होती ही हैं, लेकिन सब एक दूसरे का ख्याल भी तो रखते हैं। जॉइंट फैमिली में कोई अकेला नहीं होता है, मुसीबत में सब एक दूसरे के काम आते हैं। इस समय कविता के सास ससुर वहां जाकर कविता से, कविता बहू अब तुम कैसी हो? हमें संजय ने कॉल करके सब कुछ बता दिया था, इसलिए हम भागते हुए चले आए। उन्हें देखकर कविता की सहेलियां भी बहुत खुश होती हैं। थोड़ी देर बाद वो चली जाती हैं। कविता के ससुर उसका बहुत ख्याल रखते हैं। कविता की सास उसे काढ़ा बनाकर पिलाती हैं, उसकी कमर में मालिश करती हैं और घर की साफ सफाई भी करती। उन्होंने नर्स को भी छुट्टी दे दी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कविता एकदम ठीक हो जाती है और संजय भी वापस आ जाता है। कविता के सास ससुर वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब कविता उनसे, आप लोग मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं समझ गई जॉइंट फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या होती है। अब हम साथ मिलकर रहेंगे। कविता अपने सास ससुर से माफी मांगती है और उसके सास ससुर उसे माफ कर देते हैं और सभी साथ मिलकर रहने लगते हैं। अगले दिन आमने सामने दोनों परिवार अपने अपने बालकनी में बैठकर अपनी बहू के साथ नाश्ता करते हैं और इस तरह सभी साथ साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।